हाँ भाई, देख ली, मजा आया कि नहीं? ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ऑनेस्टली इस वीडियो में हम प्रॉपर भर भर के स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने हाथ बहुत ज्यादा हौला रखा था क्योंकि मुझे पता था अभी लोग काफी ज्यादा लोगों ने मूवी नहीं देखी, लेकिन इस वीडियो में खुल के बात करने वाले हैं हर चीज के बारे में। तो मैं जब तक स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करो क्योंकि पता ही है आप लोगों को। तो यार, अगर मैं सीधा पॉइंट पे आऊं तो इस मूवी के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो इसकी ज़ॉम्बीज या फिर इसका एक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मूवी खत्म होने के बाद भी आपको आंसर्स से ज्यादा आपको सवालों के साथ छोड़ के जाती है। और जब तक एक ज़ॉम्बी फिल्म आपको डराने से ज्यादा कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, तब आपको पता चलता है कि यार ये बहुत ज्यादा स्मार्टली क्राफ्ट किया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे आपको जरूर बताता हूँ, एक एक करके हर चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रॉपर स्पॉयलर्स के साथ होने वाली है। मतलब कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो यहाँ पर रुक जाइए, बाद में आके देख लीजिएगा, वरना आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्पॉइल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मूवी में आगे क्या होने वाला है, किन कैरेक्टर्स की डेथ होगी या फिर एंडिंग क्या होने वाली है। तो आई डोंट वांट कि इतनी बेहतरीन मूवी जो नबील कुरैशी ने बनाई है वो लोगों के लिए स्पॉइल हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है, आ जाओ, बैठ जाओ, महफिल लगाते हैं, जम के बात करेंगे रिलैक्स होके, क्योंकि ये चैनल बनाया ही इसलिए कि जब भी कोई इस तरीके से अच्छी चीज आए, मैं और आप आराम सुकून से बैठ के बात कर सकें बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले ना सबसे ज्यादा बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, और वो सवाल जो कि इंटरनेट के ऊपर भी हर इंसान पूछ रहा है कि भाई आखिर ये वायरस आया तो आया कहां से। तो मूवी हमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं देती, हमें बस इतना बताया जाता है कि ये कोई इंपोर्टेड स्टेरॉइड सब्सटेंस था जो कि पाकिस्तान में आया और उसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन ना हमें उसका ओरिजिन समझ आता है, ना हमें उसकी कोई प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझ आती है, और ना ही हमें ये बात क्लियर होती है कि वायरस हर इंसान के ऊपर क्या सेम तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारी मूवी का मेन विलन है उसके ऊपर तो वायरस ने डिफरेंट तरीके से एक्सपेक्ट किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक इन्फेक्शन होता तो वो सब ज़ॉम्बीज को एक तरीके से बिहेव करता, लेकिन यहाँ पर जो दोदी खान का कैरेक्टर है वो बाकी ज़ॉम्बीज से कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। वो काफी ज्यादा अग्रेसिव था, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोल्ड भी था। उसको अटैक करना आता था, लेकिन वो बाइट नहीं कर रहा था। वो फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल लगता था बाकी ज़ॉम्बीज के मुकाबले में, जहां पर एंडिंग में सारे ज़ॉम्बीज जो हैं वो बस पागलों की तरह दरवाजों पे हाथ मारे होते हैं। वो आता है और एक ही किक में सारे जो है दरवाजा तोड़ देता है, दया बन जाता है भाई वो, और सारे जो है ना वो आगे से सब्सटेंसेस उठा के बाहर फेंकते हैं। तो ये वायरस हर इंसान के ऊपर डिफरेंट तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो इस बात का जवाब हमें मूवी क्लियरली कोई भी आंसर नहीं देती, लेकिन अगर मैं अपनी यहाँ पर थ्योरी बताऊं तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ एक वायरस नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से स्टेरॉइड्स है। और इस चीज का जो आंसर है वो क्लियरली हमें मूवी पहले ही दे देती है कि आजकल के जो जानवरों के स्टेरॉइड्स हैं वो इंसानों को लगाए जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म केमिकल अब्यूज होता है उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी भी इवॉल्व हो जाती है। अब जो दोदी खान का कैरेक्टर है उसने ईयर्स तक, सालों तक अपने बॉडी को साइंटिफिकली इनहैंस किया है, स्टेरॉइड्स यूज करके अपनी बॉडी को काफी ज्यादा वो इनहैंस करता है। तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑल्टर्ड हो चुका होता है। तो जब ये वायरस उसके अंदर, उसकी मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है, तो वो वायरस जो है वो नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह ट्रांसफॉर्म करने की बजाय बल्कि एक तरीके से अनस्टेबल और हाइब्रिड सिचुएशन में क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था कि इसका जो आई प्यूपल है दोदी खान के कैरेक्टर का, वो एक जो लेफ्ट आई प्यूपल है वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जो राइट साइड का आई प्यूपल है उसमें थोड़ा सा हमें वो जो है ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा होता है, जो कि बाकी किसी भी ज़ॉम्बी के अंदर हमें नहीं नजर आता। तो दिस माइट बी द रीजन कि यहाँ पर जो दोदी खान का कैरेक्टर है वो फुली ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म होता तो वो फहद मुस्तफ़ा को उठा के फेंकने की बजाय एक ही दफा पकड़ता और उसको बाइट कर लेता। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये थोड़ी बहुत किसी तरीके से कंफर्म हो जाती है। अगर नबील कुरैशी भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर से इस वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मे भी हमें पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम दूसरी चीज के ऊपर बढ़े तो ये मुझे थोड़ी सी इमोशनली वीक भी लगी, ना सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर्स बल्कि साइड कैरेक्टर्स के साथ भी। अब आप लोग ये नहीं समझेगा कि मैं सिर्फ इस मूवी की बुराइयां कर रहा हूँ,
मतलब कि एट दी एंड हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मेरे तक उस तरीके से लैंड नहीं की जितना मैं इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मूवी में मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी हमें एक इमोशनल अटैचमेंट प्रॉपर्ली बिल्ड होती हुई नजर नहीं आती। जब तक कोई कैरेक्टर प्रॉपर्ली सेक्रीफाइस हो रहा होता है तो वो जस्ट लाइक अच्छा इट्स जस्ट अनदर नंबर, ये उस तरीके से जो है ना सेक्रीफाइस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई ये एक मूवी है, स्टैंड अलोन मूवी है, आपने द लास्ट ऑफ अस की एग्जांपल दी है तो उसके अंदर उनके पास प्रॉपर टाइम होता है, 8 घंटे उनके पास होते हैं, क्योंकि एक एक घंटे की एक एपिसोड होती है, तो उनके पास टाइम होता है प्रॉपरली अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वार जी हमारे पास है, उसके अलावा ट्रेन टू बुसान हमारे पास है। मतलब ज़ॉम्बीज़ के अंदर ट्रेन टू बुसान जैसी इमोशनल मूवी आई डोंट थिंक सो कोई और बनी है। तो स्टैंड अलोन मूवीज़ के अंदर भी कैरेक्टर्स के साथ आप उस तरीके से इमोशनली इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ उस तरीके से फील नहीं हुई जो कि इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि ज़ॉम्बी जॉनरा में इमोशनली अटैचमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंसान की वैल्यू ही नहीं रहेगी तब तक ज़ॉम्बी आपको अगर अटैक कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस बन जाता है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ उसी तरीके से हुआ। यहाँ पर एक कैरेक्टर जो है जिसका नाम सैम था, उसका जो स्टोरी आर्क था और उसका जो बैक कैरेक्टर की जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब उसको उन्होंने दिखाया था कि वो थोड़ा सा आउटकास्ट है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन वहाँ पर भी जब एट द एंड वो अपनी माँ को ही जो है ना बाइट कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से अटैचमेंट नहीं आपको फील होती कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हैवी सीन है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, मैंने भी उसके बारे में बात की है, और वो है मूवी का स्केल। ये फिल्म एक जिम से स्टार्ट होती है और उसी जिम के ऊपर ख़त्म हो जाती है। लाइक पहली नज़र में हमें जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक जैसी मूवी नेचुरली पूरी सिटी के अंदर स्प्रेड होने वाली जो स्टोरी लाइन है उसको डिमांड करती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग इसके बारे में करें तो आपको जो है ना ये एक तरीके से क्रिएटिव चॉइस लगती है नबील कुरैशी की, जिसको मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आई एग्री, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, और उन्होंने एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक ना दिखा के हमें ये थोड़ा सा सर्वाइवल टाइप की मूवी ज़्यादा दिखाई। क्योंकि ज़ॉम्बी जॉनरा में दो तरह की मूवीज़ होती हैं, एक वो जहाँ पर पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही होती है, जहाँ पर सिटीज़ होती हैं, आर्मीज़ होती हैं, मैस डिस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर जी, और दूसरी तरफ ऐसी मूवीज़ होती हैं जहाँ पर आपको एक अकेला बंदा या एक ग्रुप जो है वो सर्वाइव करता हुआ नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्पेस होती है और वहाँ पर स्पेशली जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, और ये मूवी हमें क्लियरली जो सेकंड पार्ट है उसको फॉलो करती हुई नज़र आती है। इसका स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला है। क्लोज क्वार्टर जो है वहाँ पर हमें सर्वाइवल नज़र आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और हर डिसीजन जो है वो इंटीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जहाँ पर जो हमारी टेंशन है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं होती, जहाँ पर हमें फील होता है कि ये सिर्फ एक इन्होंने जो है ना फिलर ऐड किया है। जैसे कि मैंने बताया कि वो दोदी खान का कैरेक्टर वहाँ से केले उठा रहा होता है। मतलब ठीक है, हमें पता है कि यार वो एक जिम फिटनेस फ्रीक है और काफ़ी सालों से वो जिम कर रहा है, लेकिन उसके सामने ज़ॉम्बीज़ किसी इंसान को खा रहे हैं और वो केले उठा रहा है। तो ये कुछ मुझे जो है ना कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ आप कह लें, या फिर कैरेक्टर्स के अंदर आप कह लें कि इनकन्सिस्टेंसीज फील होती हैं। इसके अलावा अगर हम मोहसिन के कैरेक्टर की बारे में बात करें तो जहाँ पर हमने देखा है कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ जिनको पुलिस वालों ने गोलियां मारी हैं, जिनको फ़हद मुस्तफ़ा ने बैठ के जो है ना गोली मारी थी पीछे से, वो भी एकदम से उठ गया था। लेकिन जो हमारा मोहसिन का कैरेक्टर था, काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर है वो, मोहसिन का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर जो सबसे पहले इन्फेक्ट होता है और जिसकी गाड़ी जो है वो पुल से नीचे गिरती है, उस कैरेक्टर के ऊपर जो है ना इन्होंने पूरी मूवी एक तरीके से बिल्ड की कि हमारा सेकंड पार्ट उस कैरेक्टर की वजह से आएगा। लेकिन वो कैरेक्टर पूरी की पूरी रात अनकॉन्शियस रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये वो चीज़ है जो आप बिल्कुल ही जब निट पिकिंग करने के लिए जाओ कि आप एक एक चीज़ को टेलीस्कोप लेके देखो कि हाँ भाई क्या चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं। इट्स नॉट दैट बिग थिंग। तो यार एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा खरी उतरती है। मतलब उसके अंदर फुल मार्क्स है। मैं कोई होता नहीं हूँ मार्क्स देने वाला, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है ऐसा मैंने पाकिस्तान में आज से पहले होता हुआ कभी भी नहीं देखा, नॉट इन माई एज या नॉट इन, जब से मैंने जो है ना ये सारी मूवीज़ और ये सारी चीज़ें देखनी है। पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि फिल्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक प्रमोशन करती हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक बिल बोर्ड लगा दिया या फिर एक किसी एक्टर से शाउट आउट ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमें
प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन चलती हुई नजर आई है। पब्लिक में हमें ज़ॉम्बीज़ कैरेक्टर जो हैं वो नजर आए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, रील्स के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर, हमें इवन के जियो न्यूज़ के ऊपर जो है ना प्रॉपरली इसकी मार्केटिंग होती हुई नजर आई है। प्रॉपर वैन्स चल रही थी, अगर आप उन वैन की तस्वीर लेके टैग करते हैं तो आपको एक मूवी की टिकट फ्री मिल सकती थी। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करता हूँ। मैं खुद मार्केटिंग से हूँ, मेरी सारी फील्ड मार्केटिंग से है, मुझे 7 साल हो चुके हैं मार्केटिंग में। ये वो चीज़ है जो कि हमें करने की ज़रूरत है। मैंने साइको मूवी देखी है, मैंने लव दी सॉन्ग देखी है, लेकिन जिस तरीके का रश ज़ॉम्बी में था वैसा साइको और लव दी सॉन्ग में नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था इसकी मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा लोगों को पता था इसकी मार्केटिंग के बारे में, लोगों को पता था कि यार क्या मूवी आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक वो ऑरा क्रिएट किया और इतना ज़्यादा बड़ी बात इन्होंने बना दी मार्केटिंग को लेके कि हमें भी फील हो रहा था कि यार सच में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आ रही है। और ये चीज़ मैं अपने चैनल के ऊपर भी फील कर रहा हूँ। मैंने कल भी अपलोड की है वीडियो और उसके ऊपर जिस ग्रोथ से मेरी वो वीडियो आगे जा रही है वैसा नहीं जा रही, तो इट मीन्स लोग इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो देखने के लिए, और वो इसीलिए है कि इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मार्केटिंग के ऊपर मैं कहता हूँ फुल नंबर है, कमाल काम किया इन्होंने इसके बार। तो अगर हम एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो ये हम हॉलीवुड में मार्वल और डीसी लेवल की जो मूवीज़ हैं उनके अंदर हम देखते थे, और अब ये सेम चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि फाइनली समथिंग गुड इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, कि हम इंडियन मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना हम पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में भी उसी तरीके से बात करें, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ। तो आखिर में जो हमारी फ़ाइट थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली वो फाइट लगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया उस फाइट को, जिस तरीके से उसको कोरियोग्राफ किया गया था। मतलब वो दोदी खान का कैरेक्टर जो है वो फाद मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा उठा के फेंक रहा होता है, और देन वो फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको पता चलता है कि अच्छा यही वो बंदा था जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, इसी की वजह से मेरी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा मिजरेबल रही है ओवर द पास्ट 5-6 ईयर्स। उसके बाद उसको महविश हयात भी आवाज़ देती है, और वो एक जो काफ़ी ज़्यादा मास मोमेंट था कि वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से हॉप करता हुआ महविश हयात के कैरेक्टर को हेलीकॉप्टर के ऊपर लेके जाता है। एक शाहरुख खान की काफ़ी ज़्यादा पुरानी मूवी है, मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे वो सीन थोड़ा सा जो है याद आया। इसको देख के इंस्पायर्ड नहीं कहूँगा, लेकिन ये देख के मुझे वो सीन याद आया। बट द फाइट सीक्वेंस एंड एंडिंग वॉज वेरी गुड, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है आपको। अब कुछ लोग जो थे वो सिनेमा हॉल में ये कह रहे थे कि इन्होंने माउंटेन ड्यू का ऐड बना दिया है, लाइक माउंटेन ड्यू की जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा बीच में की गई है, जो कि कुछ हद तक आप कह भी सकते हो ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो इट वाज दैट मच। कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई प्रॉपर ऐड ही बना दी है, मतलब जो मेन प्रमोशन मार्केटिंग मटेरियल था वो तो कुछ जगहों पे था, जैसे कुछ डायलॉग्स में था जहाँ पर वो कहता है कि माउंटेन ड्यू का ऐड थोड़ी चल रहा है। बाकी जो माउंटेन ड्यू की जितनी भी आप कह ले कि प्रमोशन थी वो जो है बैकग्राउंड में थी, तो इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करती चीज़, बल्कि उससे आपका थोड़ा सा रियलिज्म बिल्ड होता है। तो जो एंड क्रेडिट सीन था वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। आई रियली एंजॉयड इट, और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लगता है इंसान को कि अच्छा इसका एक पार्ट 2 भी शायद से आ सके। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अगर नबील कुरैशी या फिर फाद मुस्तफ़ा पार्ट 2 के ऊपर फ़ौरन काम नहीं करना चाहते तो वो एक स्पिन ऑफ सीरीज़ भी अनाउंस कर सकते हैं। उसका कुछ ये इस तरीके से दिखा सकते हैं कि वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, लोग जो हैं वो चीज़ें डिस्कवर करने के लिए गए हैं, या फिर कोई इंडियन एजेंट ही आ गए हैं और वो जो है उस ज़ॉम्बी वायरस को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हमें 5 से 7 जो है ना एपिसोड की एक छोटी सी मिनी सीरीज़ भी दिखाई जा सकती है, ताकि हमें पता चले कि अच्छा फर्दर स्टोरी में क्या हो रहा है। और फिर जब पार्ट 2 आएगा तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा, और भी ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड होंगे उस चीज़ के लिए। और जो मेरी छोटी सी कंप्लेन थी कि जिस तरीके से हमें एक प्रॉपर ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं दिखाया, शायद से वो चीज़ हमें नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।